अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने MGT 101 के जीडीबी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जीडीबी 2022 है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको जीडीबी की अच्छी समझ आ जाए और आप खुद अपना जीडीबी जो है अच्छे नंबरों से पास कर सकें। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाएं, raceforsuccess.blogspot.com लिख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का URL है, आपको नज़र आ रहा है। साथ ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं लेटेस्ट हमने जो पोस्ट की है वो है MGT 101 की जीडीबी की, वो आपको साइट पे नज़र भी आ रही है। आप यहाँ पे जीडीबी सॉल्यूशन के ज़रिए भी जीडीबी सॉल्यूशन ले सकते हैं और इधर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके भी आप जीडीबी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आज जीडीबी सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जीडीबीज जो हैं प्रीवियसली वो अपलोड किए गए हैं, वो सारे आपके सामने हैं। MGT 101 के जीडीबी को मैं व्यू करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जीडीबी का टॉपिक क्या है। जीडीबी का टॉपिक जो है वो डेप्रिसिएशन के रिलेटेड है कि आपने डेप्रिसिएशन के ऊपर प्रोविजन किस तरह फाइंड आउट करनी है। और जीडीबी सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 14 फरवरी। आपका जीडीबी जो है 14 फरवरी को सबमिट होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इमरजेंसी या किसी मुश्किल की वजह से अपना जीडीबी सबमिट नहीं करवा सकते, वो हमसे रब्ता करके अपना जीडीबी सबमिट करवा सकते हैं पेड बेसिस पे। और 15 फरवरी को भी हम जीडीबी जमा करवाएंगे। हालांकि डेट 14 है, लेकिन मैं 15 को भी करवा सकती हूँ। जिन स्टूडेंट्स का मिस हो जाए वो ज़रूर रब्ता करें। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और जिन बच्चों को जीडीबी सबमिट जो है करवाना नहीं आता, वो यहाँ पे क्लिक करके जीडीबी की कंप्लीट गाइडलाइन की वीडियो है वो देख के समझ सकते हैं कि जीडीबी को किस तरह सबमिट करवाना है। तो चलें हम केस स्टडी पढ़ते हैं जीडीबी की। A machine was bought on 1st April 2021 for rupees 1,20,000 by the XYZ company. The estimated useful life of this machine was determined by an expert value as 5 years. At the end of the year, customer invoice of rupees 18,000 are confirmed to be uncollectible. वो कह रहा है कि 1 अप्रैल को कंपनी XYZ ने 1,20,000 की एक मशीन खरीदी। मशीन जो है वो इस्तेमाल में आई है 5 साल के लिए, लेकिन साल के आखिर में कस्टमर ने इनवॉइस भेजा है कि 18,000 की एक अमाउंट जो है वो अभी अनकलेक्टेबल है, यानी वो अभी कंफर्म नहीं हुई है। द कंपनी क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st December on each year. This is the policy of company to charge the depreciation on all non-collectible assets, the basic of use. यानी वो कह रहा है कंपनी का जो अकाउंट है, यानी जो कंपनी अपना हिसाब किताब है वो 31 दिसंबर को क्लोज कर देती है। यानी इस हिसाब से हमारा ये हुआ कि कंपनी जनवरी को 1 जनवरी को अपना साल का हिसाब शुरू करती है और 31 दिसंबर को वो अपना हिसाब ख़त्म करती है। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक जो है हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है उन तमाम एसेट्स के ऊपर जो नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो स्टिल अभी यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन वो फिर भी कंपनी के एसेट होते हैं। लाइक आप समझ लें प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। The accountant of business ignored the account of the provision in the financial statement at the end of the year 2021, which produced misleading results. As a result, the profit shown in the income statement at the end of year 2021 is 5,60,000 rupees. यानी वो कह रहा है जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसने बिजनेस का हिसाब करते वक्त, यानी जब वो 31 दिसंबर को अपने अकाउंट क्लोज कर रहा था, उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है अकाउंट्स में। और वो ये थी कि उसने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट नहीं की, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में ख़राबी आ गई और हमारा जो है इनकम स्टेटमेंट का रिज़ल्ट साल के आखिर पे वो आ रहा है 5,60,000। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का केस सिनेरियो है।
कि हमने डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है जो कंपनी की तरफ से मिस्टेक हुई है। और रिक्वायरमेंट जो है वो 4 है, यानी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने फर्स्ट फाइंड करना है और आपने कोई भी प्रोसेस उसमें छोड़ना नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट फाइनल टर्म के पेपर की तैयारी करना चाहता है MGT 101 की, वो हमारी इस जो है फाइल को यूज़ कर सकता है। कोई इको की तैयारी करना चाहता है वो इस फाइल को यूज़ कर सकता है। ये हमने पिछले ईयर जो है 2021 के जो पेपर हुआ था वो कंप्लीट अपलोड किया है। आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है विच अमाउंट ऑफ प्रोविजन for the depreciation should be presented as an expense in the income statement for the period ended on 2021। यानी वो कौन सी अमाउंट है जिस पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेनी है जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट 2021 में जो हमने ख़त्म की है यानी एंड कर दिया है उसमें वो एज अ एक्सपेंस जो है वो प्रेजेंट होगी। ओके, तो सबसे पहले जब आपने आंसर लिखना है आप ये चीज़ याद रखें, आपने लिखना है इसी तरह कंपनी XYZ एसेट जो परचेज किया था कंपनी ने वो था 1,20,000 रुपये, ठीक है। और डेट ऑफ मशीनरी परचेज जो की थी वो 1 अप्रैल 2021 है। और एस्टिमेट यूजफुल लाइफ जो थी मशीन की वो थी 5 ईयर्स। और अनकलेक्टेबल जो इनवॉइस था वो था 18,000 रुपये का। और अकाउंट हमारा जो है वो क्लोज होता है कंपनी का 31 दिसंबर को। और हमने फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन। टीयर एंड वियर ऑफ एनी एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इट इज अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी किसी एसेट का रोना धोना। जब आप एक चीज़ यूज़ करते हैं वो पुरानी हो जाती है और जब वो पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर आपको पैसा लगा के उसे न्यू करना पड़ता है, इसलिए कहा जा रहा है टीयर एंड वियर। यानी किसी एसेट का रोना धोना वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को जब मैंने स्टडी किया तो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि ये जो मेथड है हमारी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करना है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइड करेंगे हमें उसे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है मैंने इस फार्मूले को एडजस्ट किया है ताकि आपको समझ आए। कॉस्ट ऑफ एसेट जो थी वो थी 1,20,000। रेजिड्यूल वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। और यूजफुल लाइफ जो एसेट की है, कितने मंथ हमने इस एसेट को यूज़ किया है जिसने हमें प्रॉफिट दिया। ठीक हो गया। अब एक कैलकुलेशन और करनी है कि कंपनी का अकाउंट जो है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को वो एंड होता है। तो कैलकुलेशन इस तरह होगी, 1 साल कंपनी का हिसाब रहता है। 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से जब मशीन हमने 1 अप्रैल को ख़रीदी थी वो 31 दिसंबर तक इन यूज़ रही है, यानी 9th मंथ हमने इस मशीनरी को यूज़ किया है। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे 9/12 होगा, क्योंकि 12 महीनों में से हमने 9 मंथ इस मशीनरी को इन यूज़ किया है। ओके, अब मैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करने लगी हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही स्टेप वाइज तरीक़ेकार है। आप इसे कंप्लीट देखिएगा और समझिएगा। फार्मूले में मैंने कॉस्ट ऑफ एसिड जो है वो अमाउंट ऐड की है 1,20,000। रेजिड्यूल वैल्यू नहीं दी गई, इस वजह से ज़ीरो है। यूज़फुल लाइफ ऑफ एसिड जो है 5 ईयर बताई गई थी, लेकिन चूंकि हमने एक मशीनरी 1 अप्रैल को परचेज की थी तो वो ए मशीनरी 9 मंथ इन यूज़ थी, तो इस वजह से 9/12 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसा मैंने क्यों किया है। अब जब मैंने इस तरह किया 1,20,000 में से ज़ीरो को माइनस करें तो 1,20,000 ही आता है। उसके ऊपर मैंने तकसीम कर दिया 5 को, क्योंकि 5 ईयर्स को। तो मेरे पास अमाउंट आ गई 24,000।
अमाउंट जब 24,000 आ गई तो उसके बाद से रिमेनिंग मंथ की जो थी वैल्यू रह गई थी कि 9 मंथ हमने मशीनरी यूज़ की है 1 साल में से। उसको मैंने इस तरह किया, जब ब्रैकेट ओपन कर दी तो वो डिवीजन था वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, और सेकंड जो था वो बटे में चला गया। ठीक हो गया। उसका हिसाब किया सारा, पहले 24,000 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ और डिवाइड किया 12 के साथ, तो 18,000 आ गया। ये आपकी रिक्वायरमेंट 1 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट करके। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी, विच अमाउंट ऑफ नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन शुड बी प्रेजेंटेड एज एन एसिड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। यानी कौन सी अमाउंट है जो नेट बुक वैल्यू थी मशीन की और वो प्रेजेंट होनी चाहिए बैलेंस शीट में एसिड के नाम से। ठीक है, तो हम अब उस वैल्यू को फाइंड करने लगे हैं। हम इस तरह करेंगे, नेट बुक वैल्यू जो थी हमारी उसका हमने इस तरह किया है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो कॉस्ट थी वो 1,20,000 थी, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गई नेट बुक वैल्यू। ओके, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू जो बतौर एसेट के तौर पे प्रेजेंट होगी वो है 1,02,000 रुपया। Requirement number 3 है, which fundamental accounting principle was valued due to the non-reporting of provision for depreciation in the income statement। यानी फंडामेंटल कौन सा फंडामेंटल है अकाउंटिंग का जो नॉन रिपोर्टिंग है फॉर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इन इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ भी मैंने लिखा है अकाउंटिंग कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है जो यूज होता है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में, जो कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि वो प्रिपेयर करें अपनी जो भी वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहती है विद अटेंशन एंड हाई डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन। आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर करनी है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो सही आए। रिक्वायरमेंट नंबर 4 है, व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अबव मेंशन फैक्ट। यानी उसने कहा है कौन सी करेक्ट अमाउंट है प्रॉफिट की। ठीक हो गया, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, ऊपर हमने जो मेंशन किया गया फैक्ट उसके मुताबिक। तो ऊपर हमें जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट बताया गया है वो है 5,60,000 रुपये। उसमें से हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल जो है वैल्यू आ गई 5,42,000। एक चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है, आपने हर एक अमाउंट के साथ रुपीज़ ज़रूर मेंशन करने हैं ताकि पता चले ये पाकिस्तानी रुपीज़ की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस जीटीबी की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को जीटीबी में कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो हमसे इजीली हमारे ट्विटर अकाउंट के थ्रू रब्ता कर सकता है, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए रब्ता कर सकता है, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए रब्ता कर सकता है, या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी वो हमसे रब्ता कर सकता है। Students, soon we will meet in next video. I hope you will be fine. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.